मैथमेटिक्स के वो 2 पेपर पढ़ेगा। एक विद्यार्थी ऐसा है, उसी विद्यार्थी ने क्या किया है, मैथमेटिक्स को तो मेजर लिया और फिजिक्स को उसने क्या किया, माइनर में लिया है। यानी फिजिक्स का वो एक पेपर पढ़ेगा, विद्यार्थी ए। एक विद्यार्थी बी है, जिसने क्या किया है कि फिजिक्स को तो क्या कर लिया, मेजर में ले लिया, और जो गणित था उसको माइनर में ले लिया। यहां पर एक बात समझने की है कि कई सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो फिजिक्स के 2 पेपर पढ़ रहे होंगे और मैथ का एक पढ़ रहा। अब क्या एक पेपर वाले का सिलेबस अलग से होगा? नहीं होगा। जो माइनर मेजर विषय के 2 पेपर हैं, उसका जो पहला विषय है, जैसे कि मैंने चर्चा करके पता किया है कि जो मेजर विषय का जो पहला पेपर है, वो पेपर क्या होगा, माइनर विषय में चलेगा, माइनर विषय के रूप में चलेगा, ताकि शिक्षण पर अतिरिक्त भार ना पड़े। ये मैं बात बताना भूल गया था। अब मैं फिर से इस बात पर आता हूं। तो जैसे कहना चाहिए कोई पेपर थ्योरी का है, 6 दिन थ्योरी चलती है, तो उसको कहना चाहिए 6 क्रेडिट पॉइंट का है वो, तो उसके 6 दिन तो थ्योरी चलेगी और थ्योरी का ही मूल्यांकन पर आधारित उसकी 6 क्रेडिट पॉइंट होंगे। दूसरा टाइप है, इसमें देखिएगा कि 2 दिन प्रैक्टिकल होता है और 4 दिन क्लास होती है, तो 2 मतलब 50 अंक का उसका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, और 4 दूनी 8 और 25 अट्ठे 200 नहीं, 25 चौको 100, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी थ्योरी का मूल्यांकन होगा। इसी तरह से हम टाइप 3 को भी देख सकते हैं, टाइप 4 को भी देख सकते हैं। कई विषय ऐसे होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल ज्यादा होता है, जैसे फाइन आर्ट वाले डिपार्टमेंट होते हैं, म्यूजिक डिपार्टमेंट होता है, यहाँ प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं, थ्योरी कम होती है, तो वहां पर जो क्रेडिट पॉइंट होंगे वो प्रैक्टिकल पर ज्यादा होंगे। अब ये जो नवीन शिक्षा नीति है, ये नवीन शिक्षा नीति कहना चाहिए कि बहु आगमन एवं निर्गमन पद्धति पर आधारित है। और कैसे है बहु आगमन एवं निर्गमन पद्धति पर, वो ये कह रहे हैं कि अभी क्या होता था कि कोई विद्यार्थी ने बीएससी में एडमिशन लिया और 1 साल पढ़ने के बाद में उसे समझ में आया कि यार बीएससी नहीं, मेरा कैरियर बेहतर बीए से या बीकॉम से हो सकता है, तो उसने अगले शैक्षणिक सत्र में बीए या बीकॉम में प्रवेश ले लिया। क्या हुआ, जो 1 साल उसने पढ़ा था उधर, उसका उसे कोई कहना चाहिए कि लाभ नहीं मिला, कोई उसका प्रॉफिट नहीं मिला। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कोई भी विद्यार्थी कह के पढ़ करके, अभी इसमें भी एक संशोधन की अभी गुंजाइश चल रही है, और संशोधन की गुंजाइश ये चल रही है कि मान लिया किसी विद्यार्थी ने 1 साल बीएससी कर लिया है और वो बीए में जाना चाहता है, तो कुछ ऐसी प्रक्रिया की जाए कि उसको 1 साल कम पढ़ना पड़े। लेकिन अभी इसमें प्रावधान नहीं है, लेकिन ऐसे संशोधन की कहना चाहिए चर्चा चल रही है। लेकिन चलिए, उसको अभी वर्तमान स्थिति में भले ये लाभ न दिया गया हो, लेकिन इतना तो जरूर है कि यदि उसने बीएससी में 1 साल बिताया है तो उसको बीएससी सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा। यदि 2 साल बिता लिए तो बीएससी डिप्लोमा दिया जाएगा, और 3 साल हम जानते हैं डिग्री मिलेगी, और जिसने 4 साल कर लिए तो उसने बैचलर विद रिसर्च मिलेगा। ये अकेले उन्हीं विद्यार्थियों के लिए लागू नहीं है जो एक संकाय छोड़ करके दूसरी संकाय में जाए, ये उनके लिए भी लागू है जो कि आर्थिक परेशानियों के कारण या कुछ और व्यक्तिगत परेशानियां हो सकती हैं, जिन कारण से बीच में उन्हें अध्ययन छोड़ना पड़ता है। मान लिया किसी विद्यार्थी ने स्नातक के 2 वर्ष कंप्लीट करने के बाद में अध्ययन छोड़ दिया, अब उसके पास में संसाधन नहीं है, या उसको कुछ और कर्तव्य करना है, या उसकी सॉरी सर, और मेरा कहना चाहिए कि नेटवर्क चला गया था। हेलो जी सर, आ रही है आवाज, क्लियर आ पा रही है सर? जी सर, क्लियर आ रही है। आइएगा कि कितना डिस्टरबेंस हुआ है, मुझे टाइम के अनुसार बताइएगा। ये वाली स्लाइड आप लोगों ने कैसे प्रेजेंट करता हूँ उसे।
हाँ कंटिन्यू करें, स्लाइड फिर से कर दे। हाँ, कौन सी ये वाली स्लाइड चल रही थी कि सर कहाँ से अवरोध हुआ सर? परम आदरणीय गुप्ता सर से मैं जानना चाहता हूँ, इसी को समझा दें। ओके, हाँ मैं बता रहा हूँ सर, उसी स्लाइड को। हाँ क्लिक करिए, साथ बंद कर लिया आपने माइक। नहीं हेलो मैं भी चाहता हूँ। हाँ सर। सर स्लाइड नंबर 10। हाँ सर, इसी स्लाइड को करें कंटिन्यू। मैं जो जुड़ गए सर 60 तक पहुंच जाएगा। जी सर। सर मैं फिर से इसको एक बार सरसरी तौर से बता देता हूँ कि हमें इस क्रेडिट को संरचना के तहत ये समझना है कि यदि कोई प्रश्न पत्र 6 क्रेडिट का है तो उसकी 6 दिन मंडे टू सैटरडे उसकी क्लासेस चलेंगी। अब इसके तहत संशय वाली बात ये रह जाती है कि कई सारे विषय ऐसे होते हैं। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। तो सर आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए सर गुप्ता सर। सॉरी सर। हाँ तो यदि किसी विषय का 6 दिन कहना चाहिए थ्योरी क्लास चलती है तो उसके 6 क्रेडिट पॉइंट होंगे, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको मैं बड़ा कर दूं। और यदि किसी विषय या प्रश्न पत्र के कहना चाहिए कि 2 दिन प्रैक्टिकल होता है और 4 दिन थ्योरी होती है, तो इसका मतलब यह है कि उसके 2 क्रेडिट पॉइंट का प्रैक्टिकल से मूल्यांकन होगा और 4 क्रेडिट पॉइंट का उसका क्या होगा, थ्योरी से मूल्यांकन होगा। तो इस आधार पर आप टाइप 3 और टाइप 4 भी देख सकते हैं। आगे मैं बता रहा था, चर्चा कर रहा था कि कई बार विद्यार्थियों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि विद्यार्थी ने बीएससी में प्रवेश लिया, लेकिन उसने बीएससी को छोड़ करके बाद में बीए में जाना चाहता है, तो उसको जो 1 साल या 2 साल बीएससी में पढ़ा था उसका उसे कोई फायदा नहीं मिलता था, कोई लाभ नहीं मिलता था। लेकिन नवीन शिक्षा नीति के तहत जो बहु आगमन एवं निर्गमन पद्धति है, उसके तहत ऐसा प्रावधान किया गया है कि यदि कोई विद्यार्थी बीएससी में 1 साल पढ़ा है और उसने जाकर के बीए या बीकॉम में एडमिशन ले लिया, या बीए में पढ़ रहा था 1 साल पढ़ा उसने और जाकर के बीएससी या बीकॉम में एडमिशन ले लिया, तो पहले तो इस 1 साल का कोई कहना चाहिए पारितोषिक नहीं मिलता था, लेकिन अब विद्यार्थियों को उसका सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने बीए में या बीकॉम में या बीएससी में 1 साल पढ़ा है, और वो सर्टिफिकेट का इस्तेमाल वो अपने रोजगार में भी कर सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये ऑडियो खुला हुआ है, कृपया म्यूट कर लें प्लीज। मैं देख नहीं पा रहा किसका खुला हुआ है। थैंक यू वेरी मच। अब ऐसी व्यवस्था की गई है कि विद्यार्थी ने यदि बीएससी में 1 साल पढ़ा या 2 साल पढ़ा, तो उसको छोड़कर के जब वो बीए में आएगा तो बीए में एडमिशन लेगा, तो उसको यदि 1 साल पढ़ा है तो 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पढ़ा है तो 2 साल का उसे डिप्लोमा मिलेगा, और जाकर के दूसरी संकाय में प्रवेश। मैंने अभी बताया था, शायद पता नहीं आप लोग सुन पाए या नहीं सुन पाए, कि ऐसे भी संशोधन की संभावना चल रही है नवीन शिक्षा नीति के तहत, क्योंकि नवीन शिक्षा नीति को बहुत ही विद्यार्थियों के को सेंटर में रख करके इतना लचीला बनाया गया है ताकि विद्यार्थियों को अधिक समय कहने चाहिए बर्बाद ना हो, कि यदि विद्यार्थी ने बीएससी में 1 साल पढ़ लिया था, वो यदि बीए में आता है तो उस 1 साल का कहने चाहिए लाभ यहाँ पर मिलना चाहिए, बीए में उसे 1 साल कम पढ़ना पड़े। इस पर संशोधन की अभी चर्चा चल रही है, लेकिन वर्तमान स्थिति में जो नियम अभी जारी किए गए हैं उनमें अभी ये शामिल नहीं है। आशा करता हूं कि शायद ये भविष्य में शामिल कर ली जाए। अब मैं यहाँ से सर मुझे टाइम बता देना कितने समय में खत्म करना है, क्योंकि उसी हिसाब से मैं कंप्लीट कर लूंगा सर। आदरणीय गुप्ता सर। हेलो, प्लीज चलने दो, कंटिन्यू बी कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू। अब मैं चर्चा करता हूँ यहाँ पर जो
अभी जो परंपरागत हमारा जो स्नातक पाठ्यक्रम था उससे हट करके क्या है नवीन शिक्षा नीति में, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और उन परिवर्तनों के साथ में हमें कैसे कहना चाहिए कि व्यवहार करना है आगे चल करके एक शिक्षक के रूप में भी और एक विद्यार्थी के रूप में भी। तो मैंने मुख्य रूप से जहां जहां परिवर्तन है उन चीजों को लिया है, मोटे तौर से सभी को मैंने शामिल नहीं किया है। और सबसे पहले हम इस बात को हम जानना चाहेंगे कि जैसे अभी तक जो परंपरागत कहने की जो पाठ्यक्रम हुआ करता था वहां पर 3 मुख्य विषय होते थे, एक आधार पाठ्यक्रम होता था। 3 मुख्य विषय के 2-2 प्रश्न पत्र चले हैं वार्षिक पद्धति में और आधार पाठ्यक्रम के 3 प्रश्न पत्र चल रहे हैं, ये है। लेकिन जो नवीन शिक्षा नीति है इसमें थोड़ा परिवर्तन है और परिवर्तन ये है कि हमने ये देखा कि मेजर सब्जेक्ट लेना है विद्यार्थी को, माइनर लेना है, मेजर के 2 प्रश्न पत्र होंगे, माइनर का 1 होगा, एक ओपन इलेक्टिव लेना उसका 1 प्रश्न पत्र होगा, एक वोकेशनल लेना है उसका 1 प्रश्न पत्र होगा और इंटर्नशिप हुआ, अप्रेंटिसशिप हुआ, वो कहना चाहिए प्रोजेक्ट वर्क 1 प्रश्न पत्र होगा। इसके साथ साथ अनिवार्य विषय है आधार पाठ्यक्रम। आधार पाठ्यक्रम की जो संरचना है वो थोड़ी सी बदल गई है और आधार पाठ्यक्रम की जो संरचना बदली है वो देखिएगा प्रथम वर्ष की जो संरचना है आप लोगों को यहाँ पर प्रतीत हो रही होगी। हाँ, आधार पाठ्यक्रम की संरचना में देखिएगा कि प्रथम वर्ष में देखिएगा प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी। अभी जब हमारा सेमेस्टर सिस्टम चलता था उसमें भी क्या था, हिंदी और अंग्रेजी को एक ही प्रश्न पत्र में रखा गया था, हिंदी को पार्ट ए और अंग्रेजी को पार्ट बी। उसी तरह से यहाँ पर भी हिंदी और अंग्रेजी फिर से क्या हो गई है, एक प्रश्न पत्र में हो गई है और ये 2-2 क्रेडिट पॉइंट की होगी। मैंने अभी आपको बताया था कि एक क्रेडिट का मतलब है 25 अंक, यानी 50 अंकों का हिंदी का मूल्यांकन होगा और 50 अंग्रेजी का होगा। और जो द्वितीय प्रश्न पत्र है इसमें पर्यावरण और योग एवं ध्यान इनको रखा गया है, 2 विषय यहाँ पर भी जिसे हम उप विषय कह सकते हैं, तो ये भी 2-2 क्रेडिट पॉइंट के, तो 50-50 अंकों का इनका भी मूल्यांकन होगा। आधार पाठ्यक्रम के संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अब नवीन शिक्षा नीति लागू हो जाने के कारण जिन कक्षाओं पर ये नवीन शिक्षा नीति प्रभावकारी रहेगी वहां पर आंतरिक मूल्यांकन नहीं होंगे। जो अभी तिमाही और छमाही परीक्षाएं होती थी आधार पाठ्यक्रम की वो बिल्कुल से बंद। दूसरा जो सबसे बड़ा परिवर्तन है कि इनका प्रश्न पत्र पेन पेपर मोड से अभी होता था। हम कोरोना काल को छोड़ दें, है ना, तो क्या होता था, विद्यार्थी कॉलेज आता था, उसको प्रश्न पत्र दिया जाता था और उत्तर पुस्तिका में वो अपने उत्तर लिखता था, ये था। अब इसका मूल्यांकन है जो वार्षिक मूल्यांकन वो भी बदल गया है, ये OMR सीट बेस्ड हो गया है। जैसे OMR सीट पर आधारित बहुत सारी कहने चाहिए प्रतियोगी परीक्षाएं या कहने चाहिए रोजगार से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, विद्यार्थी सबको जानते हैं। तो विद्यार्थियों को परीक्षा कक्ष में OMR सीट प्रश्न पत्र के साथ में उपलब्ध करवाई जाएगी और प्रश्न पत्र कैसा होगा, वैकल्पिक प्रश्न पत्र होगा, यानी एक प्रश्न होगा और उसके 4 विकल्प दिए जाएंगे A, B, C। A सही है तो OMR सीट में उसको A को काले गोले इसको घेरना है, B सही है तो B को घेरना है। इसी प्रकार से उसे क्या करना है, इस पद्धति का प्रयोग करना है। तो ये 2 बड़े परिवर्तन थे कि आंतरिक मूल्यांकन नहीं होगा आधार पाठ्यक्रम में और जो वार्षिक मूल्यांकन होगा वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम पर आधारित ना होकर के काय पर होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर आधारित होगा और जो सामान्य उत्तर पुस्तिका है वो ना दी जाकर के उन्हें क्या दी जाएगी, OMR सीट दी जाएगी। ये सभी OMR सीट विश्वविद्यालय स्तर पर एकत्रित की जाएंगी और विश्वविद्यालय OMR सीट रीडर की व्यवस्था करेंगे और उनके द्वारा उनका मूल्यांकन करेंगे। ये और यहाँ अंतर आ गया है, हम ये देखते थे कि पर्यावरण अभी द्वितीय वर्ष में था, ये प्रथम वर्ष में आ गया है, देखिएगा। और जो स्टार्टअप एवं उद्यमता जो प्रथम वर्ष में थी ये द्वितीय वर्ष में चली गई है, एक बात थी। तीसरी बात इसमें जो परिवर्तन वाली ये है कि हम ये देखें कि भाषा का ज्ञान प्राथमिक स्तर पर रखा गया है कि विद्यार्थियों को हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और दूसरा ये रखा गया है कि रोजगार परक होने के साथ साथ
हमारी संस्कृति, हमारा स्वास्थ्य और कहना चाहिए हमारा देश, इससे संबंधित विषय भी यहाँ पर रखे गए हैं, जैसे योग एवं साधना, महिला सशक्तिकरण और व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण। ये विषय भी क्या है यहाँ पर नए जोड़े गए हैं ताकि विद्यार्थियों का समग्र विकास हो सके। ये कुछ बातें थी आधार पाठ्यक्रम के संबंध में। अब मैं बात करता हूं वैकल्पिक विषय के संबंध में। वैकल्पिक विषय के संबंध में मैं एक बात निवाड़ी महाविद्यालय से सीखा है मैंने। निवाड़ी महाविद्यालय को मैंने देखा है कि वहां पर मैंने सुना है कि स्टाफ काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई थी और स्टाफ काउंसिल में ये तय किया गया था कि कौन कौन सी वैकल्पिक विषय हमें संचालित करना है, और इसके बाद में बिल्कुल से प्रशंसनीय कदम है। और इसके बाद में कंप्यूटर ऑपरेटर्स को भी बुलाया गया, उन्हें समझाया गया कि भैया विद्यार्थियों को यही वैकल्पिक विषय देना, क्योंकि विद्यार्थी नया है उच्च शिक्षा के लिए, विद्यार्थी नया है कॉलेज के लिए, उसे नहीं पता कि लिया। कहता हूं कि निवाड़ी महाविद्यालय में एक प्रशंसनीय प्राचार्य महोदय की मार्गदर्शन में प्रशंसनीय कदम उठाया गया, जिसका अनुसरण हम सभी मध्य प्रदेश में सभी महाविद्यालयों को करना चाहिए। अब यहाँ पर वैकल्पिक विषय के संबंध में एक बात विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप ये देखिएगा कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। यदि आपके कॉलेज में, कृपया करके अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। ये सोनम रजक। हाँ, तो विद्यार्थी को ये देखना है कि जिस भी कॉलेज में वो एडमिशन ले रहा है उसमें कितनी संकायें संचालित है। यदि कला संकाय संचालित है अकेली वहां पर, तो उसे कला संकाय में से ही वैकल्पिक विषय लेने चाहिए। देखिएगा मैं यहाँ पर टेबल बता दे रहा हूँ, ये आर्ट्स फैकल्टी के वैकल्पिक विषय यहाँ पर दिए गए हैं जो कि ड्रॉप डाउन मेनू में खुलते हैं। इसके बाद में यदि विद्यार्थी को यदि ये पता चलता है कि नहीं अकेली कॉमर्स ही चलती है, तो अकेला कॉमर्स का ही वहां पर वैकल्पिक विषय चुने, और यदि अकेला साइंस ही चलती है तो साइंस का ही वैकल्पिक विषय चुने। ये चुना विद्यार्थी कोई भी सकता है, लेकिन जब कोई भी चुनेगा विद्यार्थी तो उसका अध्यापन सुगम तरीके से उसे प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि ये देखिएगा कि आपके महाविद्यालय में कौन सी संकाय संचालित है, उसी को चुने, और यदि महाविद्यालय ने नियत कर दिए हैं तो उन्हीं विषयों को चुने। लेकिन यदि जिस महाविद्यालय में विद्यार्थी ने प्रवेश लिया है और यदि वो बहुसंकाय है, सभी संकायें चलती हैं, तो फिर आप किसी भी संकाय का विषय वहां पर चुन सकते हैं। एक बात यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर कहना चाहता हूं कि जिन विद्यार्थियों को एनएसएस, एनसीसी या स्पोर्ट्स लेना है, उन्हें वैकल्पिक विषय के रूप में अभी चुनना पड़ेगा। अभी एक व्यवहारिक दिक्कत इसके सामने आई है, अभी आई है। मान लिया कि हम किसी महाविद्यालय में 300 विद्यार्थियों ने एनसीसी चुन लिया, अब लेकिन जो बटालियन उस महाविद्यालय में संचालित है वो तो 50 की ही है। ऐसे में क्या होगा कि वहां पर व्यवहारिक दिक्कत आ सकती है। तो इस संबंध में भी हालांकि चर्चा हो रही है कि इसका क्या समाधान निकाला जाए। उसमें कहा गया ये कि उनका आप फिजिकल ले लीजिए 300 में से और फिर आप 50 छांट लीजिएगा। लेकिन हमने मान लिया 300 विद्यार्थियों ने वैकल्पिक रूप में एनसीसी लिया था और उसमें से हमने 50 छांट लिया, और यदि ये प्रक्रिया उस समय हुई जबकि पोर्टल पर विषय चेंज नहीं किए जा सकते हो, तो वो 250 विद्यार्थी क्या करेंगे? उन्होंने तो एनसीसी चुना था। तो इस प्रक्रिया पर भी एक बहुत ही जल्दी अभी संशोधन आने वाला है। इसमें व्यवहारिक रूप से कहने चाहिए दिक्कत आ सकती है। अब देखिएगा जो वैकल्पिक विषय हैं उनको मैंने 2 भागों में बांटा है। वैकल्पिक विषय एक तो वो है जो कि रोजगार परक है, यानी जिन्हें पढ़ करके विद्यार्थी सीधे तौर पर रोजगार प्राप्त कर सकता है या अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकता है। दूसरा विषय है, दूसरी कैटेगरी ये है कि वो विषय सामान्य जागरूकता पर आधारित है, यानी जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं
वो सामान्य जागरूकता वाले विषयों को चुने। यहाँ पर मैंने विषय एक एक करके लिए हैं। कला संकाय के विषयों की देखें, जो लाल रंग के आयत में घिरे हुए हैं, ये सभी विषय रोजगार परक हैं, और जिन्हें मैंने छोड़ दिया है ये सामान्य जागरूकता से संबंधित है। आप ये देख रहे हैं कि कुछ विषयों के सामने मैंने स्टार लगाया है। इसका मतलब है कि जितने भी विषय रोजगार परक हैं, उनमें भी कुछ और भी ज्यादा अच्छे विषय हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिनके साथ में विद्यार्थी पढ़ करके सीधे सीधे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। कुछ रोजगार परक तो हैं, लेकिन सीधे तौर पर उन्हें रोजगार प्राप्त नहीं हो सकता है, लेकिन उन्हें फिर भी मैंने रोजगार परक विषयों में शामिल किया। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर। स्क्रीन शो नहीं हो रही? हाँ सर। सॉरी, थैंक यू फॉर बताने के लिए। मैं फिर से देखता हूँ, यहाँ से तो है यार। बाकी और कोई बताया कि मुझे कि एक ही को स्क्रीन शो नहीं हो रही कि बाकी किसी को नहीं हो रही? सर कहीं नहीं हो रही है सर। नहीं हो रही है? हो रही है अगर हमारे पास हो रही सर, तो कुछ लोगों के पास नहीं हो रही। उनका कैसे ज्वाइन होते हैं? हाँ, नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा देख लीजिएगा। ज्वाइन होते हैं सर हम फिर से। ओके ओके। मैंने 2 लैपटॉप बगल में शुरू कर लिए हैं, इसलिए ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी आवाज आ रही है या स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है। अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग, मैंने कम्युनिकेटिव अंग्रेजी इस पर स्टार लगाया है। अब विद्यार्थी ये कह सकते हैं सर कम्युनिकेटिव इंग्लिश सीख करके विद्यार्थियों को सीधे तौर पर रोजगार कहाँ मिलेगा? उसे निश्चित रूप से आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज कम्युनिकेटिव इंग्लिश का बहुत क्रेज है। यदि आपने इसमें कोर्स किया है और इसमें आपको महारत है, आप अपना स्वयं का कोचिंग खोल लीजिएगा। आपको किसी दूसरे के पास जाकर के रोजगार मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कम्युनिकेटिव अंग्रेजी। दूसरा यहाँ पर देखिएगा, हिंदी अनुप्रयोग एवं विज्ञापन व्यवसाय। विज्ञापन व्यवसाय बहुत इंपोर्टेंट कहने चाहिए कि प्रोफेशन है। इसमें भी विद्यार्थी अपना कैरियर आजमा सकते हैं। विज्ञापन लेखकों की भी आज बहुत ज्यादा डिमांड है। इसके बाद में प्राथमिक उपचार, नर्सिंग और हाइजीन, इसके संबंध में भी मैं बता रहा हूं। इसके संबंध में भी एक आने वाला है कि यदि ये वैकल्पिक विषय के रूप में रखा गया है तो विद्यार्थियों को पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर होने का अधिकार भी दिया जाए। कुछ ऐसी बातें जो कि संशोधन होने की जरूरत है कि विद्यार्थी यदि प्राथमिक उपचार, नर्सिंग और हाइजीन का कोर्स यदि करता है तो वो अपने स्थानीय स्तर पर कहने चाहिए अपना क्लिनिक भी खोल सके। हालांकि अभी प्रावधान नहीं है, लेकिन इसके आने की संभावना निश्चित है। अगला है रंगाई और छपाई। हम लोग जानते हैं प्रिंटिंग से संबंधित व्यवसाय है। प्रिंटिंग का जो बिजनेस है आज भी बहुत कहना चाहिए कि उसकी डिमांड चल रही है। हाउस कीपिंग एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, इस कोर्स को करने के बाद में आपको होटल्स या टूरिज्म डिपार्टमेंट या कहने चाहिए टूरिज्म से जुड़े हुए जितना भी क्षेत्र है वहां पर आपको कहना चाहिए रोजगार प्राप्त हो सकता है। ये है। अगला मैं रामचरितमानस का भी यहाँ पर, हालांकि मैंने स्टार नहीं लगाया है, लेकिन मैं रामचरितमानस से कहने का मतलब है कि अकेला रामचरितमानस ही नहीं, हमारी संस्कृति इतनी रिच है, इतने कहने चाहिए कि ग्रंथ है हमारे पास में, शास्त्र है, नीति शास्त्र है, वेद हैं। आप इनमें ज्ञान अर्जित कीजिएगा और इनमें ज्ञान अर्जित करके आप एक बहुत सफल प्रवचक बन सकते हैं। आप देख रहे हैं कि प्रवचन के क्षेत्र में व्यक्ति बैठे बैठे आप करोड़ों में खेल रहे हैं। हालांकि मुझे ये बात नहीं कहने चाहिए, लेकिन ये बहुत ही रोजगार परक क्षेत्र है। विद्यार्थियों को इसमें रुचि जगाना चाहिए। अब यहाँ पर मैं विज्ञान संकाय के कुछ विषय लेता हूँ। इस विज्ञान संकाय के अधिकांश सभी विषय रोजगार परक हैं, चाहे हर्बल प्रसाधन संबंधी हो, नर्सरी प्रबंधन हो। नर्सरी से मतलब क्या है? प्लांटेशन या पौधों का
पैदा करना, उगाना और उनका विक्रय करना, ये है। कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर के संबंध में नॉलेज, एमएस ऑफिस ये भी कंप्यूटर का ही हिस्सा है। मल्टीमीडिया और एनिमेशन ये भी कहना चाहिए कंप्यूटर का ही हिस्सा है। ये जितने भी कोर्सेज हैं, ये सभी के सभी सीधे तौर पर आपको रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं और इनके आधार पर आप अपने स्वयं की शॉप को स्टैब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, प्राथमिक उपचार, रंगाई और छपाई, हाउसकीपिंग, ये मैं पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ, जो जिनकी पुनरावृत्ति यहाँ हुई है। और भी महत्वपूर्ण यहाँ पर यह देखिए, मधुमक्खी पालन, ये बहुत कहना चाहिए कि लाभदायक व्यवसाय है। इसमें भी विद्यार्थी कहना चाहिए इसको पढ़ करके इसमें कैरियर आजमा सकते हैं। रेशम उत्पादन, हम जानते हैं रेशम की आज बहुत कीमत है, ये कीड़े से पैदा की होती है। इसका कहना चाहिए कि व्यवसाय भी विद्यार्थी कर सकते हैं। वाणिज्य संकाय में मुझे एक विषय बहुत ही महत्वपूर्ण लगा है, वो है लेखांकन का मूल सिद्धांत। हम जानते हैं आज अकाउंटेंट की हर व्यक्ति को आवश्यकता है। एक छोटी दुकान है तो उसको भी अपने अकाउंट्स करने क्या है, रिकॉर्ड करना पड़ रही है। अब दुकान तो उसने खोल ली, लेकिन अकाउंटिंग का काम नहीं आता है, तो अकाउंटेंट की हर जगह आवश्यकता है। तो अकाउंट के क्षेत्र में भी अपना अध्ययन करके अपना रोजगार बना सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को मेरी सलाह है कि इसके साथ साथ में विद्यार्थी टैली का अध्ययन जरूर कर लें, क्योंकि टैली आज कंप्यूटर पर जो अकाउंटिंग होती है उसी का उपयोग किया जाता है। अन्य विषय के रूप में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। एनसीसी हुआ, एनएसएस हुआ, शारीरिक शिक्षा हुआ, ये भी रोजगार परक विषय है। अब मैं बात करता हूं व्यवसायिक विषय, जो कि बेहतर कैरियर के लिए। वैकल्पिक विषय में भी हमने ये देखा कि कुछ विषय ऐसे हैं जो सीधे सीधे रोजगार से संबंधित हैं, और कुछ विषय जो हैं वो महत्वपूर्ण नहीं थे या अमहत्वपूर्ण नहीं है, वो हमारी सामान्य जागरूकता को क्या करते हैं, विकसित करते हैं। यहाँ पर व्यवसायिक विषय में देखिएगा कि कई व्यवसायिक विषय वैकल्पिक विषयों से मिलते जुलते हैं। तो मेरी व्यक्तिगत राय यह है विद्यार्थियों के लिए कि वैकल्पिक और व्यवसायिक विषय मिलते जुलते लें, ताकि आपको एक क्षेत्र में अधिक से अधिक महारत हासिल हो सके, अधिक से अधिक स्पेशलाइजेशन आ सके। बेहतर कैरियर के लिए एक जैसे व्यवसायिक एवं वैकल्पिक विषय चुने, मैंने बता ही दिया है। चुने हुए व्यवसायिक एवं वैकल्पिक विषय में इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट वर्क, अप्रेंटिस चुनना लाभदायक होगा। यानी जो इंटर्नशिप है, प्रोजेक्ट है या अप्रेंटिसशिप है, उस विषय में चुने जिस क्षेत्र में आपको अपना कैरियर बनाना है, और उसी क्षेत्र से रिलेटेड आप वैकल्पिक विषय और व्यवसायिक विषय चुने, और उसी क्षेत्र से आप ये कहने चाहिए जो फील्ड वर्क के रिलेटेड जितने भी प्रश्न पत्र हैं उनको चुने। तो आपको मैंने अभी बता दिया कि उसमें अधिक से अधिक स्पेशलाइजेशन आएगा, और जब आपके पास में अधिक से अधिक स्पेशलाइजेशन आएगा तो निश्चित रूप से आपके सामने रोजगार की अधिक संभावना है। जो विद्यार्थी सामान्य अध्ययन के उद्देश्य से अलग अलग पढ़ना चाहते हैं वो अलग अलग चुन सकते हैं, इसमें कोई परेशानी बात नहीं है। आप देखिएगा यहाँ पर जो व्यवसायिक पाठ्यक्रम है ये एक पेपर का होगा, चाहे क्रेडिट पॉइंट का होगा। इसका मतलब है कि इसकी 4 दिन कक्षाएं चलेंगी। ये यहाँ पर व्यवसायिक विषय है, और जितने भी विषय हैं ये सभी के सभी रोजगार परक हैं। इन्हें पढ़ने के बाद विद्यार्थी या तो अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकता है या दूसरे के यहाँ जाकर के रोजगार प्राप्त कर सकता है। जैसे अकाउंटिंग और टैली, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। वेब डिजाइनिंग वगैरह, डेस्कटॉप प्रकाशन, चिकित्सा निदान, डेयरी प्रबंधन, ये जितने भी विषय हैं ये सभी के सभी रोजगार से सीधे जुड़े हुए हैं। सिर्फ बात महत्वपूर्ण ये है कि आपकी रुचि का कौन सा है, और आपके महाविद्यालय में कौन सा संचालित होने वाला है, किस विषय का अध्यापन वहां पर अच्छी ढंग से हो सकेगा। एक एक करके इन पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, समय में बहुत ज्यादा ले चुका हूं। अब मैं बहुत जल्दी इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट और अप्रेंटिसशिप के बारे में बहुत संक्षिप्त में बता देता हूं, क्योंकि ये समझना भी विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है। इंटर्नशिप क्या है? पहली तो बात यह है कि इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट और अप्रेंटिसशिप ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल तीनों वर्ष चलेंगे। चौथे साल इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप रह जाएगी, प्रोजेक्ट हट जाएगा, प्रोजेक्ट विद्यार्थी नहीं ले पाएंगे। ये है। विद्यार्थियों को आवंटित टॉपिक पर क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और
जो वैकल्पिक व्यवसायिक विषय आधारित इंटर्नशिप प्रोजेक्ट अप्रेंटिस चुनना लाभदायक है। यानी मैं चर्चा भी कर चुका हूं कि जिस क्षेत्र के आपने वैकल्पिक विषय चुने हैं, वोकेशनल सब्जेक्ट चुने हैं, उसी से संबंधित ये है। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रोजेक्ट वर्क पर। ये टास्क बेस्ड है। अभी हम सेमेस्टर सिस्टम में विद्यार्थियों से प्रोजेक्ट करवाते थे स्नातक स्तर पर, और स्नातकोत्तर स्तर पर अभी भी प्रोजेक्ट वर्क करवाते हैं। लेकिन ये बात अलग है कि जो मंशा उच्च शिक्षा विभाग की थी, उस मंशा के साथ में विद्यार्थियों ने उस प्रोजेक्ट वर्क को नहीं किया। यदि उस मंशा से करते तो कोई भी विद्यार्थी बगैर रोजगार के ना रहता। मैंने खुद देखा कई विद्यार्थियों ने तो ऐसा किया, कंप्यूटर सेंटर पर गए, वो बनाई उसके पास में प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, आकर के कॉलेज में जमा कर। प्रोजेक्ट वर्क का ये उद्देश्य है ही नहीं। प्रोजेक्ट क्या है? जैसे मान लिया मैं अंग्रेजी का विद्यार्थी हूं, तो मैं बता सकता हूं किसी विद्यार्थी को अंग्रेजी साहित्य पढ़ करके या अंग्रेजी पढ़ करके उसे क्या करना है, अंग्रेजी का शिक्षक बनना है। अब मैंने उस विद्यार्थी को प्रोजेक्ट दिया कि अंग्रेजी का शिक्षक कैसे बना जा सकता है, इस पर पूरी जानकारी इकट्ठी करके एक रिपोर्ट तैयार। उस प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि अंग्रेजी में वो इसलिए कर रहा है क्योंकि अंग्रेजी के क्षेत्र में आगे चल करके वो रोजगार की संभावनाएं ढूंढेगा, उसे अपना कैरियर बनाना है। प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि जहां कहीं से भी कुछ भी मिल गया है तो हमने कुछ भी कर लिया। हमें बनना तो है पुलिस इंस्पेक्टर और हम मूंगफली की खेती पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये विसंगति रही है। लेकिन नवीन शिक्षा नीति में ऐसे प्रावधान रखे गए हैं कि ऐसी विसंगति ना रहे। आपको जो कैरियर अपनाना है आगे चल करके, उसी क्षेत्र में प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें। ये इंडिविजुअली एक विद्यार्थी भी कर सकता है, ग्रुप में भी कर सकता है। मैंने ये आपको बता ही दिया है कि जो आपको इंफॉर्मेशन इकट्ठी हुई है प्रोजेक्ट के दौरान, उसको आपको रिकॉर्ड करके एक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करना होता है। अब आते हैं इंटर्नशिप। An internship is a short-term work experience offered by a company and other organization for people, usually student. अब मैं इंटर्नशिप का एग्जांपल देता हूं। इंटर्नशिप यह है कि कोई विद्यार्थी टीचर बनना चाहता है, तो हमने क्या किया, उसे हाई सेकेंडरी स्कूल हमने कुछ दिनों के लिए भेज दिया। वो वहां पर वो क्या करेगा, पढ़ाने का अनुभव प्राप्त करेगा। वो इंटर्नशिप है। कभी कभी इंटर्नशिप के लिए विद्यार्थियों को पेमेंट मिलता भी है और कभी कभी नहीं मिलता है। तो यहाँ तो यही मान करके चलें कि इंटर्नशिप के बाद में, इंटर्नशिप के साथ में पेमेंट शायद हायर एजुकेशन ना दे। लेकिन इंटर्नशिप का एक फायदा यह है कि आप किसी यदि औद्योगिक क्षेत्र में इंटर्नशिप कर रहे हैं और यदि आपका काम उन्हें पसंद आ गया तो शायद आपको वो वही रख ले। तो इससे क्या है, आपको सीधे सीधे फुल टाइम जॉब भी क्या है, प्राप्त हो सकती है। ये इंटर्नशिप थी। अप्रेंटिसशिप क्या है? अप्रेंटिसशिप इज बेस्ड ऑन ट्रेनिंग। कैसा है अप्रेंटिसशिप? है कि जैसे कहना चाहिए कि कोई विद्यार्थी मान लिया टीचर बनना चाहता है, और यहाँ कहीं आसपास बीएड या डीएड कॉलेजेस हैं, वो हमने वहां पर क्या कर दिया, कुछ महीनों के लिए भेज दिया कि टीचर को क्या क्या करना पड़ता है, पहले जाओ सीखो, ट्रेनिंग प्राप्त करो, तो वो क्या कहलाएगी, अप्रेंटिसशिप कहलाएगी। तो ये 3 फील्ड हैं जहां पर विद्यार्थियों को क्या करना है, छठवां विषय चुन करके अपना स्नातक का अध्ययन पूरा करना है। अब मैं चूंकि बहुत ज्यादा समय ले चुका हूं, इसलिए विषय चयन प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है। 1:45 बज रहे हैं। निश्चित रूप से लोग बागों ने मुझे बहुत सुना है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। विषय चयन प्रक्रिया के लिए मैं विद्यार्थियों को बता देता हूं यहाँ पर कि विद्यार्थी विषय चयन प्रक्रिया यदि देखना हो यदि उन्हें, तो मेरी इस वेबसाइट पर विजिट कर लें, ad-intellect.com पर। यहाँ पर विषय चयन से संबंधित मेरी सभी वीडियो की पोस्ट यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी। ये मेरी पर्सनल वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट पर विजिट कर लें, क्योंकि
मैं जान रहा हूँ, मुझे ही अपने मन से ऐसा लग रहा है कि शायद मैं इस वेबिनार का अधिकांश समय कंज्यूम कर चुका हूँ। तो विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित होकर के विषयों का चयन कैसे करना है वहां पर देख सकते हैं। विद्यार्थी चाहें तो मेरे यूट्यूब के चैनल पर भी जा सकते हैं और वहां पर भी देख सकते हैं। और आप लोगों ने मुझे इतने तसल्ली से, शांति से और संयम से सुना, इसके लिए मैं आप लोगों का सबका आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नवाड़ी एवं समस्त स्टाफ का, प्राचार्य जी का और समस्त स्टाफ का, आयोजक आदरणीय गुप्ता सर का, जैन सर का, सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो कि मुझे मैं जानता तो कुछ हूँ नहीं, लेकिन मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर। जी। हाँ, क्वेश्चन पूछिएगा सर। आपका किस नाम से? एड इंटेलेक्ट, एड डैश इंटेलेक्ट। क्या सर? इस एड डैश इंटेलेक्ट, EDINTELLECT इंटेलेक्ट। आप विमल सर से पूछ लेना, विमल सर बता देंगे। ओके सर। है, और इसको नोट कर लो, तुम भी कर लो, है ना? थैंक यू सर। हेलो सर, जो भी सर कुछ मैं भी बोलना चाहूंगा सर। हाँ सर, पूछे। हाँ सर, एक्चुअल में मैं भी स्टूडेंट्स की हेल्प करता रहता हूँ, तो सर जो सर केवी सर जी जुड़े हैं, सर बहुत बहुत आभार करूंगा सर। हाँ, प्रशांत में तुम्हें हाँ, खुश रहो बेटा। हाँ सर, इतने बहुत अच्छे तरीके से समझाया सर, और जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं सर, उनके लिए बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। और सर यहाँ पे बात करें सर आपके यूट्यूब चैनल और वेबसाइट की, तो सर यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए हर संभव आपके द्वारा प्रयास किया जाता है, ताकि उन्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाए। और सर आपकी वीडियोस भी, और सर आपका आज 1.25 घंटे का थैंक यू बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू डॉक्टर देवी सर ने बहुत अच्छे से समझाया है। पूरा क्रेडिट सिस्टम बहुत आनंद आया, और वर्कशॉप भी होने वाली आदेश है। हमारे जितने भी सीनियर छात्र सुन रहे थे, कम से कम ये अपने जो आसपास है जिनको एडमिशन लेना है, वास्तव में सब नहीं के लिए जो है प्रवेशार्थी है, अपने छोटे भाई बहन है जो आस पड़ोस में है, उनको ये बताएं कैसे चयन होना है विषयों का, क्या ऑप्शन है, क्या मेजर है, क्या माइनर है, इतना विस्तार से बताया। मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा। सर को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आगे जाएंगे। हमारा आनंद आ रहा है। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, भी है आ रही सर, कहीं कहीं ब्रेकडाउन आवाज हो रही है। आ रही है आवाज? हाँ, अभी ठीक। हाँ, ठीक। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने आगे मैडम आगे क्लियर है सर। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अब मैं नए रिसोर्स पर्सन जो हमारे हैं, जो खासतौर से हमारे जो नई शिक्षा नीति है उसमें शामिल किया गया है कि जो योग है, शिक्षक है, संगीत है, इनको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। अभी तक च्वाइस पे रहते जिसको खेलना हो खेलो, नहीं खेलो, ये पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। हमारी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी की फिजिकल एजुकेशन की एचओडी है डॉक्टर स्वप्ना सक्सेना। इनका मैं थोड़ा सा परिचय आप लोगों को दूं। इनके नेशनल सेमिनार कॉन्फ्रेंस 13 है, इंटरनेशनल सेमिनार 4 है, एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल जो अवार्ड्स है, ऑनर्स है इनको। नेशनल खो खो वोमेन इन्होंने 2001 में खेला हुआ है, नॉर्थ जोन हॉकी को रिप्रेजेंट किया हुआ है। रिसर्च पेपर आपके रिसर्च जर्नल है स्पोर्ट्स एंड कम्युनिटी जर्नल रिसर्च लिंक वॉल्यूम 39 एडिशनल ऑफ डिफरेंट। ये हमें बहुत अच्छा आपका मैडम लगा है। द एटीट्यूड ऑफ डिफरेंट स्टेट
स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द फिजिकल एजुकेशन। हम लोग देखते हैं कि जैसे हरियाणा जो बेल्ट है वो कुश्ती में ज्यादा एटीट्यूड रहता है उनका, भाई कुश्ती में रहे। तो ये क्षेत्रवाई एटीट्यूड पे आपने रिसर्च वर्क किया है, बहुत थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा किया आपने। इसका भी वॉल्यूम 6 पे है। अब मैं डॉक्टर सक्सेना जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। गुजरना पड़ेगा, उन्हें कौन कौन से विषयों का चयन करना है, कैसे चयन करना है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। इस चर्चा के पहले मैं एक बात जरूर मैं बताना चाहता हूँ, ये आज भी बहुत बड़ी संशय की बात है, गलतफहमी की बात है, हमारे मन में, सभी के मन में एक भ्रम है। एक बात कही जाती है कि अंतर संकायी यहाँ पर सुविधा दी गई है कि हमने दो विषय अपनी, किसी विद्यार्थी ने दो विषय अपनी संकाय के चुन लिए और एक विषय वो किसी भी संकाय का चुन सकता है। हम एक सोचें इस बात के लिए, मान लिया कोई कला संकाय का विद्यार्थी है और वो क्या गणित संकाय, या कहने चाहिए गणित विषय का चुनाव कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि कला संकाय से जो स्नातक कर रहा है निश्चित रूप से उसने 12वीं और 11वीं में भी कला संकाय शायद ली हो। अधिकांशतः ऐसे केसेस होते हैं और ऐसे केसेस में विद्यार्थी गणित संकाय, विज्ञान संकाय का जो गणित विषय है उसका अध्ययन नहीं कर सकता है, ना ही भौतिक विषय का अध्ययन कर सकता है, ना ही वो रसायन का अध्ययन कर सकता है, ना ही जीव विज्ञान का अध्ययन कर सकता है। फिर इसको अंतर संकाय हम क्यों कह रहे हैं बार बार? एक्चुअली क्या है कि जो वैकल्पिक विषय हैं वो संकायवार दिए गए हैं। उन वैकल्पिक विषयों में से विद्यार्थी किसी भी संकाय से चुन सकता है। और हम सभी ने देखा होगा कि जो वैकल्पिक विषय वो दिए गए हैं वो अधिकांश सामान्य विषय है। गणित है तो सामान्य गणित है, विज्ञान है तो सामान्य विज्ञान है, अंग्रेजी है तो सामान्य अंग्रेजी है, हिंदी है तो सामान्य हिंदी है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जो बीएससी में जो मैथमेटिक्स चल रही है कला संकाय का बीए का विद्यार्थी वही मैथमेटिक्स पढ़ पाएगा वैकल्पिक विषय में, बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा। एक और मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, अभी 4-5 दिन पहले भोपाल बात हुई थी और उनसे पूछा गया कि कुछ समस्याएं विषयों के चयन में आ रही हैं, पोर्टल पर बहुत सारी विसंगतियां हैं। तो उन्होंने बताया है कि चूंकि अपना राज्य प्रथम राज्य है नवीन शिक्षा नीति लागू करने के लिए, इसलिए प्रारंभ में हर किसी भी सिस्टम को लागू किया जाता है तो परेशानियां आती हैं। तो ये परेशानियों के लिए कहने चाहिए समाधान बहुत जल्दी ढूंढ लिए जाएंगे और विद्यार्थियों को जब हम ऑफलाइन माध्यम से दस्तावेज जमा करवाएंगे तो उस समय उन्हें ऑप्शन दिया जाएगा, वो ऑप्शन ये दिया जाएगा कि उस समय भी अपने विषयों का संशोधन भी कर सकेंगे। यदि आज विद्यार्थी ने कोई वैकल्पिक विषय दूसरा ले लिया है तो उस समय अपनी इच्छा अनुसार उस वैकल्पिक विषय को बदल भी सकेगा। इवन मेजर और माइनर विषय में भी संशोधन किया जा सकेगा। एक तो ये बात थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब मैं अपने प्रेजेंटेशन की ओर चलता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी सर, देख पा रहे हैं। ओके, थैंक यू। हमें नवीन शिक्षा नीति के संबंध में कुछ बातें जानना बहुत आवश्यक है। हम ये जानते हैं कि हमारे देश में अभी तक जितने भी एजुकेशन सिस्टम रहे हैं वो हमारे देश की संस्कृति से बहुत कम मेल खाते थे। वो यही कारण है कि विद्यार्थी पढ़कर के शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी कई विद्यार्थी ऐसे होते थे कि वे रोजगार नहीं पा पाते थे, या कहना चाहिए उन्हें रोजगार पाने के लिए परेशान होना पड़ता था। एक तो ये उद्देश्य है और दूसरा उद्देश्य ये है कि जो ये नवीन शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है वो दो उद्देश्यों के साथ में लागू की गई है जो मेरी समझ में आए हैं।
पहला उद्देश्य ये है कि विद्यार्थी सांस्कृतिक रूप से बहुत सुदृढ़ होना चाहिए। इस सांस्कृतिक रूप से सुदृढ़ होने में मैं विद्यार्थियों के संस्कारों को भी मैं शामिल करता हूँ कि सांस्कृतिक रूप से बहुत सुदृढ़ हो, वो हमारे देश की, हमारे भारत की संस्कृति को जाने, क्योंकि हमारी संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है और सबसे सम्मानीय संस्कृति है। विदेशों के लोग बाग भी कई ऐसे कहने चाहिए जो विद्यार्थी होते हैं, सीखने के जो इच्छुक होते हैं, वो हमारी संस्कृति का अनुपालन भी करते हैं। ये विविधता में एकता वाली संस्कृति है, तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ के विद्यार्थियों को यहाँ की संस्कृति जानना आवश्यक है। वो हम जानते हैं कि हमारी संस्कृति जो मुख्य आधार है वो धर्म के साथ साथ हम आर्थिक संपन्नता को देखें तो वो कृषि है। तो एक सरसरी नजर से जब हम पूरी इस नवीन शिक्षा नीति को देखते हैं या स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम को देखते हैं, तो जो स्थानीय स्तर पर जो हमारे कहने चाहिए जो लघु उद्योग हुआ करते थे, कुटीर उद्योग हुआ करते थे, जो कृषि हुआ करती थी, इनसे संबंधित बहुत सारे वैकल्पिक विषय और वोकेशनल विषय कहने चाहिए इन नवीन शिक्षा नीति में इसलिए शामिल किए गए हैं ताकि विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद में अपने आप को असहाय महसूस ना करे, वो स्वयं का रोजगार भी स्थापित कर सके। इसकी कुछ सारी ये विशेषताएं हैं, इसके बारे में मैंने संक्षिप्त में आपको बताया है। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपने मुख्य प्रेजेंटेशन पर यहाँ पर आता हूँ, क्योंकि मेरा विषय ही है कि मैं इस वेबिनार के तहत स्नातक स्तर पर जो पाठ्यक्रम है उसका मैं परिचय कराऊं। तो विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूं कि चूंकि अब स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का भी होगा और 4 वर्ष का भी होगा, यानी 3 वर्ष के बाद में भी स्नातक कहलाएंगे और 4 वर्ष के बाद में भी स्नातक कहलाएंगे। अंतर थोड़ा सा है। यदि किसी विद्यार्थी को स्नातक के बाद में स्नातकोत्तर की पढ़ाई नहीं करना है या उसे शोध के क्षेत्र में नहीं जाना है, तो वो 3 साल की डिग्री लेकर के अपना कहना चाहिए रोजगार तलाश सकता है। जैसे हम देखते हैं कि यूपीएससी के लिए क्वालिफिकेशन स्नातक है, तो वो 3 साल की पढ़ाई करके यूपीएससी की या पीएससी की तैयारी कर सकता है, बैंकिंग के क्षेत्र में जा सकता है, रेलवे के क्षेत्र में जा सकता है, या जो भी संबंधित क्षेत्र होंगे उन क्षेत्रों में वो जा सकेगा। स्नातक 4 वर्ष कब होगा? स्नातक 4 वर्ष करने उन विद्यार्थियों को करने की आवश्यकता है जिनका उद्देश्य ये है कि मुझे स्नातक ही सीमित नहीं रहना है और मैं कहना चाहिए इसके आगे भी अध्ययन करना चाहूंगा। तो जिन विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर करना है तो वो 4 साल का स्नातक करेंगे। हम सभी जानते हैं, ये बार बार कहा गया है कि चौथे साल में जो अध्ययन होगा वो शोध परक होगा। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, डिटेल में करने वाले हैं। तीसरी बात ये इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको मैं शुरू में ही बता देना चाहता हूं कि चौथे साल जो शोध परक विषय होंगे वो मेजर सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। लेकिन यदि किसी विद्यार्थी ने फर्स्ट ईयर पढ़ लिया, सेकेंड ईयर पढ़ लिया और थर्ड ईयर में आकर के उसे ये पता चलता है कि जो उसने मेजर विषय लिया था उस मेजर विषय में उसे आगे चल करके पीजी नहीं करना है, उसे किसी जो माइनर विषय लिया था उस विषय में पीजी करना है, तो ऐसी स्थिति में उसे क्या करना होगा? तीसरे वर्ष आधार पाठ्यक्रम के स्थान पर, यानी जो आधार पाठ्यक्रम कंपलसरी है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, आधार पाठ्यक्रम के स्थान पर 8 क्रेडिट का एक्टिविटी पत्र चुन सकता है और आगे चलकर उस माह में फिर वो पीजी भी कर सकेगा। यहाँ पर एक और अभी हालांकि ये क्लियर नहीं है कि माइनर, मेजर और इलेक्टिव में ये लागू होगा या नहीं होगा, लेकिन ये होगा। लेकिन फाइनल में जैसे वो पहुंचेगा तो फाइनल में उस विषय के काफी वैकल्पिक प्रश्न पत्र दिए जाएंगे और उन वैकल्पिक प्रश्न पत्रों में से कोई एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र विद्यार्थी अपनी इच्छा के अनुसार चुन सकता है। यहाँ पर
मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अपनी इच्छा से चुन सकता है। इस इच्छा को हम सभी को, विद्यार्थियों को बताना है कि इस इच्छा को सीमित थोड़ा रखें। ये पता करें कि उस संबंधित महाविद्यालय में कौन कौन से वैकल्पिक विषय हो या वैकल्पिक प्रश्न पत्र संचालित होंगे या नहीं होंगे। ये भी विद्यार्थी देखें कि किस प्रश्न पत्र का वहां पर शिक्षक उपलब्ध है या नहीं है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि मुझे स्टार्टिंग में बतानी थी, जो कि मैंने बताई यहाँ पर। अब आपके सामने एक स्क्रीन दिख रही होगी, स्नातक पाठ्यक्रम की संरचना की तहत दिख रही होगी और इसके बारे में हम सब लोग जान गए हैं। इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। यहाँ पर देखिएगा, एक आपका ये मुख्य विषय है और एक यहाँ पर गौण विषय है जिसे हम माइनर सब्जेक्ट के रूप में कहते हैं। एक यहाँ पर वैकल्पिक विषय है जिसे ओपन इलेक्टिव कोर्स के रूप से जाना जाता है और एक यहाँ पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम का विषय है जिसे कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम के तहत इंक्लूड किया गया है। और जो अनिवार्य विषय है वो आधार पाठ्यक्रम है। इस पर अभी हम एक टेबल के माध्यम से बेहद चर्चा करने वाले हैं और ये इंटर्नशिप परियोजना और शिक्षुताओं पर आधारित ये छठवां विषय है। यहाँ पर ये जितने भी विषय हैं ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल चलने वाले हैं। चौथे साल क्योंकि कई जगह ऐसी बातें लिखी हैं कि इन विषयों में से अकेला शिक्षुता चलेगा, प्रश्न पत्र हैं उसमें से इंटर्नशिप और शिक्षुता होगा, एक शोध प्रवृत्ति होगा और एक क्या होगा, डिसर्टेशन राइटिंग होगा। इस तरह से 3 पेपर होंगे। लेकिन कई जगह ऐसा लिखा है कि माइनर और मेजर तो चलेंगे और जो रिसर्च के जो पेपर होंगे वो अलग होंगे और कहना चाहिए जो इंटर्नशिप है और शिक्षुता कि चौथे साल में आपका मेजर भी तहत आ जाएंगे, क्या शोध से रिलेटेड विषय आ जाएंगे और इसके साथ में इंटर्नशिप और शिक्षुता भी आ जाएगी। हम इस टेबल को हम थोड़ा गौर से देखना चाहेंगे। इस टेबल में देखिएगा ये 2 विषय हैं, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट सेकंड, सब्जेक्ट फर्स्ट एंड सब्जेक्ट सेकंड। ये ओन फैकल्टी यहाँ कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। में एक माइनर, यदि कला संकाय का विद्यार्थी है तो कला संकाय से 2 विषय, एक में एक माइनर में, मेजर के 2 प्रश्न पत्र होंगे और माइनर का 1 प्रश्न पत्र होगा। तो और ये सभी प्रश्न पत्र 6-6 क्रेडिट पॉइंट के होंगे। यहाँ पर ये जो लिखा है एनी फैकल्टी ऑल सब्जेक्ट, यानी ये कहना चाहिए ओपन इलेक्टिव कोर्सेस, इसे सब्जेक्ट 3rd है। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया है और इसी कारण से कई कंप्यूटर सेंटर वाले भी कंफ्यूजन में हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसे सब्जेक्ट भी खुल करके आए थे कि दूसरी संकाय का विषय लिया जा सकता था, तो ये कंफ्यूजन में। लेकिन मैंने इसको बहुत देखा, मैंने डाउनलोड करके देखा तो उसमें मुझे एक ही बात नजर आई है कि जो वैकल्पिक विषय जो दिए गए हैं, जो लिस्ट दी गई है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा, उस लिस्ट से ही विद्यार्थियों को विषय चुनना है। और यदि उसमें कहना चाहिए दूसरी संकाय का मेन विषय आता है तो उसे भी चुन सकते हैं, लेकिन ऐसी नवी शिक्षा नीति में ऐसा प्रावधान नहीं है। स्किल एनहेंसमेंट कोर्स के तहत देखिएगा यहाँ पर ये वोकेशनल कोर्स है, वोकेशनल कोर्स भी बहुत सारे दिए गए हैं, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स के तहत फाउंडेशन दिया गया है, ये देखिएगा सॉरी 2 पेपर होंगे और 4 क्रेडिट का होगा, इसको भी अपन अभी देखेंगे चल करके। फील्ड से रिलेटेड स्टडी है, जैसे आपका प्रोजेक्ट वर्क हुआ, इंटर्नशिप हुआ, अप्रेंटिसशिप हुआ या कम्युनिटी एंगेजमेंट या कम्युनिटी रिलेटेड जो वर्क हुए हैं वो, ये 4 क्रेडिट का है और 1 पेपर है। इस तरह से टोटल 1 साल का कितना 40 टोटल क्रेडिट हो जाएंगे और ये 40 होते होते ये चलेंगे, देखिएगा नीचे 4 साल में 160 क्रेडिट पॉइंट हो जाएंगे।
निश्चित रूप से मैं अभी फिर से कह रहा हूं कि चौथे साल का जो क्रेडिट पॉइंट सिस्टम है उसमें अभी संशोधन होगा आगे चल करके। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात यह है, देखिएगा कि जो सब्जेक्ट 1 है मेजर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट सेकंड है जो कि माइनर सब्जेक्ट है, ये हमारा फर्स्ट ईयर चला, सेकंड ईयर चला, थर्ड ईयर चला और फोर्थ ईयर भी चला। इसके टोटल क्रेडिट पॉइंट हो गए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में इसके 2 पेपर थे, 6 क्रेडिट पॉइंट की 12 क्रेडिट हो गई। सेकंड ईयर में 12 क्रेडिट हैं, 6 क्रेडिट पॉइंट के 2 पेपर। थर्ड ईयर में भी 6 क्रेडिट पॉइंट के 2 पेपर, तो 12 क्रेडिट हो गई, तो ये हो गया 12 3 36 हो गया। अब ये फाइनल चौथे साल आकर के ये 6 क्रेडिट के 3 पेपर हो जाएंगे, किसके? मेजर सब्जेक्ट के। जब मेजर सब्जेक्ट के हो जाएंगे तो ये 18 ये हो गए, तो 18 और 36 मिलकर के टोटल हो गए हमारे 54 क्रेडिट पॉइंट हो गए। माइनर सब्जेक्ट ये फर्स्ट ईयर चलेगा 6 क्रेडिट पॉइंट का, सेकंड ईयर 6 क्रेडिट पॉइंट का चलेगा और थर्ड ईयर 6 क्रेडिट पॉइंट का चलेगा। फोर्थ ईयर ये माइनर सब्जेक्ट नहीं चलेगा। इस माइनर सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ जाएगी? एक पेपर आ जाएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी का 6 क्रेडिट पॉइंट का और एक पेपर आ जाएगा डिसर्टेशन राइटिंग का 6 क्रेडिट पॉइंट का। यहाँ पर माइनर सब्जेक्ट हट जाएगा, तो इस तरह से ये टोटल क्रेडिट पॉइंट हो जाएंगे, यहाँ पर 28 हो जाएंगे। एनी फैकल्टी ये फर्स्ट ईयर चलेगा, सेकंड ईयर चलेगा और थर्ड ईयर चलेगा और 6 क्रेडिट पॉइंट का एक एक पेपर है, तो देखिएगा ये टोटल कितने हो गए? 18 हो गए। चौथे साल ये नहीं जाएगा। वोकेशनल कोर्स फर्स्ट ईयर चलेगा, सेकंड ईयर चलेगा और फाइनल चलेगा, चौथे साल ये भी नहीं जाएगा। ये 4 क्रेडिट पॉइंट के हैं, तो 4 की 12 ये टोटल क्रेडिट पॉइंट हो गए। एबिलिटी एनहेंसमेंट के तहत जो कि कहना चाहिए फाउंडेशन कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट ईयर चलेगा, सेकंड ईयर चलेगा, थर्ड ईयर चलेगा, 3 साल चलेगा। लेकिन एक बात हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि फाउंडेशन कोर्स के 2 पेपर हैं 4 क्रेडिट पॉइंट के, तो इसके टोटल होते हैं 4 क्रेडिट पॉइंट। एक मैं थोड़ी सी सामान्य जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। एक क्रेडिट पॉइंट मतलब 25 अंक। इसके आधार पर हम गणना कर सकते हैं कि कुल कितने अंकों के पेपर इनके या मूल्यांकन इनका होगा। यदि थर्ड ईयर में किसी विद्यार्थी को यह समझ में नहीं आया, अभी मैंने चर्चा की है इस संबंध में कि उसने फर्स्ट ईयर पढ़ा, सेकंड ईयर पढ़ा और फाइनल में आकर के उसे ये लगा कि जो मेजर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट जो उसने लिया, मान लिया फिजिक्स लिया था, फिजिक्स में उसे पीजी नहीं करना है और उसे 2 साल पढ़ने के बाद में ये समझ में आया कि माइनर सब्जेक्ट जो उसने केमिस्ट्री लिया था वो अच्छा उसकी रुचि का विषय है, उसे ज्यादा सरल लगता है, तो फाइनल में क्या करेगा? उस माइनर सब्जेक्ट में 8 क्रेडिट पॉइंट का, क्योंकि फाउंडेशन भी कितना होता है? 8 क्रेडिट पॉइंट का होता है, 8 क्रेडिट पॉइंट का एसआरपी करेगा, सब्जेक्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट करेगा, ठीक, माइनर सब्जेक्ट में। तो ऐसी स्थिति में फाइनल ईयर में फाउंडेशन हट जाएगा। फिर फाउंडेशन कहाँ रहेगा उसका? अकेला फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में रहेगा। फील्ड स्टडी से रिलेटेड फर्स्ट ईयर भी रहेगा, सेकंड ईयर भी रहेगा, थर्ड ईयर भी रहेगा और फोर्थ ईयर भी रहेगा, जो 4 साल का करेंगे। लेकिन अंतर है, वो अंतर ये है कि फर्स्ट ईयर इंटर्नशिप और अप्रेंटिस के साथ में प्रोजेक्ट शामिल है, प्रोजेक्ट भी ले सकता है फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप के साथ साथ के अलावा प्रोजेक्ट ले सकता है। थर्ड ईयर में अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप के अलावा प्रोजेक्ट भी ले सकता है। लेकिन चौथे साल में प्रोजेक्ट वर्क को हटा दिया गया है। सिर्फ 2 ही ऑप्शन होंगे वहां पर, एक तो होगा इंटर्नशिप का होगा और एक होगा काय का? अप्रेंटिसशिप का होगा। इस तरह से टोटल जो 4 साल करेंगे, 4 साल में उनके जो कहना चाहिए वैल्यूएशन होगा विद्यार्थियों का, वो 160 क्रेडिट में से होगा। एक समस्या और आती है, कई विद्यार्थियों ने मेरे से फोन लगा करके पूछा है कि सर हमारे प्रैक्टिकल के विषय हैं, तो प्रैक्टिकल के अंक कितने होंगे और थ्योरी के अंक कितने होंगे? तो यहाँ पर मैं सीधे तौर पर ये बता देना चाहता हूँ, जो मेरी समझ में आया है और विभिन्न प्रशिक्षणों में मैंने सीखा है, उसके आधार पर यह है कि जो विषय या पेपर जितने क्रेडिट पॉइंट का है, पहली बात तो ये है कि उतने दिन उसकी कक्षाएं चलेंगी। मान लिया कोई पेपर 6 क्रेडिट पॉइंट का है, तो उसका मतलब है कि सप्ताह